नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। राज्य सरकार के महंगाई से राहत कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठाएं। जानकारी के अनुसार नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल कोटा में लगातार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पद यात्राओं के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर क्षेत्रवासियों को 24 अप्रैल से राज्य सरकार की ओर से आयोजित होने वाले महंगाई से राहत कैंप की जानकारी दे रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से निकाली गई पदयात्रा के दौरान मंत्री शांति धारीवाल और पीसीसी सदस्य अमित धारीवाल क्षेत्र के मंदिरों में दर्शन कर सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना भी कर रहे हैं। हरिमोहन मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। हरिमोहन, यहाँ पे शांति धारीवाल नेतृत्व कर रहे हैं पूरे अभियान का, लेकिन ये अभियान है क्या और साथ ही ये राहत कैंप कैसे काम करेगा महंगाई के खिलाफ? कैसे आम लोगों को राहत पहुंचेगी इस कैंप के तहत? ये कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाला हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, जो कोटा शहर में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। इसके तहत शांति धारीवाल ने कोटा की सड़कों पर और लोगों के घर घर जाकर हाथ जोड़कर उनको जो भी प्रॉब्लम है, उनकी जो भी समस्या है, एक तो उनको जान रहे, दूसरा सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। वहीं यूडीएच मंत्री द्वारा राहत शिविर के तहत जो पट्टे बनाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब लोगों को यूआईटी के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उसके लिए अलग से शिविर लगाए जाएंगे, जहां पर लोगों को जो पट्टे बनाने की समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। तो ये राहत शिविर जो है इस तरह से कार्य करेंगे। प्रियंका, ठीक है, लेकिन हरिमोहन, यहाँ पे मंत्री शांति धारीवाल जिस तरीके से नेतृत्व करें इस अभियान का, उस बाबत मंशा और नियत तो यही है कि आम जनता को महंगाई से राहत मिले, लेकिन उसके लिए बाकायदा ये अभियान सरकार की तरफ से ऐलान हो जाए। जी बिल्कुल, ये होने में तो कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया गया है और कांग्रेस का ये अभियान है। इसमें अन्य जो दल है भाजपा, अन्य पार्टी हिस्सा नहीं ले रही है, केवल शांति धारीवाल कांग्रेस के पदाधिकारी इसको संचालित कर रहे हैं और वो यूडीएच मंत्री भी है, तो एक तरह से सरकार का ये अभियान इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए हरिमोहन। तो यहाँ पर आपको बता दें कि शांति धारीवाल की तरफ से ये महंगाई से राहत कैंप चलाया जा रहा है, जिस अभियान का आगाज भी कर रहे हो और साथ ही नेतृत्व भी। कोटा शहर के रानपुर थाना क्षेत्र में बताया जा रहा है कि बंद पड़े खदान में डूबने से 2 बच्चों की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। देवनारायण आवास योजना के लोगों ने घटना का जिम्मेदार यूआईटी अधिकारियों को बताया और पोस्टमार्टम करवाने से पहले उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। आवास योजना में पानी की समस्या का समाधान, मृतक आश्रितों की 10-10 लाख की आर्थिक सहायता सहित अन्य मांग रखी है। कल देवनारायण योजना के अंदर कल बीती शाम को जो है वहाँ पर एक गड्ढा है जिसमें क्या पानी बना रहता है, कोई खदान है पुरानी, तो वहाँ पानी भरा हुआ था। कुछ बच्चे जो हैं वहाँ पे गए थे अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए, तो किसी कारणवश या तो उनका पैर स्लिप हुआ या कैसे ये घटना हुई है, तो 2 बच्चे वहाँ पे जो है उनका देहांत हो गया था। तो जिसके चलते हमारे देवनारायण योजना के और समाज के सभी लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हैं और आज यहाँ पर न्यू मेडिकल कॉलेज में सब इकट्ठे हुए थे और इनकी जो बहुत सारी मुख्य मांगें थी, जैसे कि एक तो सबसे बड़ी बात है मुआवजे को लेकर कि जो ये बच्चों का जो नुकसान हुआ है ये इसकी कैसे भरपाई होगी। हरिमोहन मेहरा हमारे साथ जुड़े में इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। हरिमोहन, यहाँ पे खदान में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई, लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में इस आक्रोश को शांत करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी फिलहाल तो आज लोगों ने, गुर्जर समाज के लोगों ने आक्रोश जताया था कि यूडीएच मंत्री ने जो देवनारायण योजना बना दी, लेकिन उसमें सुविधाएं नहीं है। इस वजह से लोगों को अपने जानवरों को दूसरी जगह पानी के लिए ले जाना पड़ा है, जहां पर 2 बच्चों की मौत होगी। तो फिलहाल आज मामला अधिकारियों ने शांत करवाया है और मुआवजे की बात भी लगभग मान ली गई है कि मुआवजा की जो भी उचित राशि होगी वो सरकार की तरफ से
दे दी जाएगी। जी प्रियंका। ठीक है, यहाँ 10-10 लाख की आर्थिक सहायता की मांग की गई और उस मांग को पूरा भी किया गया। चलिए, ये तो समझ में आता है कि एक जख्म पे मलहम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन समस्या तो अभी जस की तस है। जब ये खदान कई सालों से बंद पड़ी हुई है तो फिर इसका कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं निकलता? ये जो देवनारायण योजना है उसके थोड़ा दूर पर ऐसी खदानें हैं, ये अवैध खदानें चल रही है। इस तरफ पे प्रशासन का फिलहाल कोई ध्यान नहीं है। इनमें पानी भरा हुआ है, अब जानवर लेके लोग जाते हैं या जानवर डूब जाते हैं तो नुकसान होता है। इस तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि ये जो घटना हुई है आज, इसके बाद प्रशासन चेते। अभी तक तो प्रशासन चेता नहीं है प्रियंका। चलिए, शुक्रिया हरिमोहन इस सारी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पे खदानें जहाँ पे पानी भरा हुआ है और ऐसे में अक्सर इस तरीके के हादसे देखने को मिलते हैं। 2 बच्चों के डूबने की वजह से लोगों में काफ़ी आक्रोश है। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल मुआवजे को लेकर बातचीत हुई है। गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए चौधरी भीमसेन बाल उद्यान में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और पूर्व गृह मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी मदन गोपाल मेघवाल ने 25 पालसियां रखे। और आपको बता दें कि राजस्थान यूथ क्लब ने भीमसेन बाल उद्यान में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मौजूद रहे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि हम मानव जाति का धर्म है। गर्मी में बेजुबान जानवरों और पक्षियों के लिए हम उनकी सुरक्षा के लिए दाने पानी की व्यवस्था करनी है। गर्मी के सीजन में पानी की कमी रहती है और परिंदों को और पक्षियों को पानी पिलाने के लिए आज हमारे स्वर्गीय भीमसेन जी चौधरी, जो बहुत बड़े समाज सेवी थे, वर्षों से हमारे बीकानेर के लूणगढ़ क्षेत्र से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और बीकानेर का जिले का चौमुखी विकास किया, बीकानेर का औद्योगिक विकास किया। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये जो कमर्शियल लिफ्ट है, उसमें लाने का उनका सबसे पहला योगदान रहा। इस उद्यान में आप देख रहे हैं काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं, बहुत से पक्षी यहाँ आसरा लेते हैं। उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने से निश्चित रूप से गर्मी में पक्षियों को आराम मिलेगा और पक्षी जो है अपनी प्यास बुझा सकेंगे। मैं इसके लिए मनोज चौधरी उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए सुरेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, ये शुरुआत भी अच्छी है और साथ ही सोच भी अच्छी है कि गर्मी के समय में जो पक्षी हैं और पशु हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाए, दाने पानी की व्यवस्था की जाए, और जिसका अगर देखा जाए तो श्रेय शिक्षा मंत्री को भी जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरत यहाँ पर व्यापक स्तर पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं सुरेश कि पानी की कमी की वजह से कई बार जंगलों से जो जानवर हैं वो फिर रिहायशी इलाकों का रुख कर लेते हैं। ये प्रियंका, आपको बता दूं कि ये गर्मी के अंदर बेजुबान जानवरों और पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था होनी जरूरी हो गई है, क्योंकि राजस्थान में पानी के बिना पशुधन और पक्षी बेजुबान पक्षी बेमौत मारे जाते हैं, जिसके लिए यहाँ के नागरिक काफी जागरूक हैं। फिर भी नागरिकों को जागरूक होकर के और बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाने की अति आवश्यकता है। इसी कड़ी के तहत आज शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने पालसिए रखवाए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम मानव जाति का धर्म है कि गर्मी में बेजुबान जानवरों को और पक्षियों के लिए सुरक्षा देना। जी प्रियंका, बिल्कुल, ये सुरेश, ये सोच बीडी कल्ला की और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करना सही भी है, होना भी चाहिए, आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजस्थान में अगर देखा जाए तो कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर लोग पानी के लिए तरसते हैं,
एक एक बूंद के लिए जो महिलाएं हैं उनको एक कई किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। तो ऐसे में उस तरफ भी क्या गौर कर रही है सरकार? इनका आजकल काफी उसमें सुधार हो गया है। पहले जहाँ दूर दूर से पानी लाया जाना पड़ता था लोगों को, उसकी जगह राज्य सरकार ने काफी सुविधाएं करके और जगह जगह ट्यूबवेल निर्माण करवाए हैं, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। और ऐसे में काफी ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे दूर दूर से पानी लाना पड़ता है झाड़ियों आदि में, वहाँ के लिए पशु पक्षियों के लिए काफी तकलीफदेह मौसम है। जी प्रियंका। चलिए, यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए सुरेश। और आपको बता दें कि बीडी कल्ला जिन्होंने बीकानेर में पशु के लिए और साथ ही पक्षियों के लिए खास तौर पर दाने पानी की व्यवस्था को लेकर आह्वान किया है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बीकानेर पुलिस द्वारा सावधान अभियान के तहत संगठित अपराध की रोकथाम में समाज की भूमिका विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश पासवान ने बताया कि प्रथम स्थान पर सुश्री रश्मि, द्वितीय स्थान पर अभिषेक राज पुरोहित और साथ ही तृतीय स्थान पर सुश्री प्रेरणा रही। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान और पुलिस कर्मचारियों के बच्चे जिन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। खेल व अन्य क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वालों को पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया गया। तत्व की धरपकड़ के अभियान में बीकानेर पुलिस लगी है और पूरे रेंज में नाकाबंदी समय समय पर की जा रही है। ऐसी पुख्ता सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है और कोई भी ऐसी असामाजिक तत्व हमारे क्षेत्र में आएंगे, ऐसी गतिविधि होगी तो उसमें हम एक्शन लेंगे। धन्यवाद। सुरेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। सुरेश, क्या कुछ रहा है ये पूरा कार्यक्रम और किस तरीके से नई प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया गया? प्रियंका, आपको बता दूं कि ये पुलिस कर्मियों के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है, जिसमें इनके बच्चों को लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रहने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। एवं इसमें रेंज आईजी ने बताया कि हमें आम पुलिस कर्मियों व अधिकारियों से कहा कि अच्छे व्यवहार से ही आमजन में पुलिस के प्रति भय दूर होगा। साथ ही आईजी ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा व्यायाम एवं योग करने के भी निर्देश दिए। जी प्रियंका। बिल्कुल, और यहाँ पर यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जिन बच्चों ने बोर्ड के एग्जाम्स में 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। सुरेश जी प्रियंका, इसमें जो सम्मानित किया गया है उसमें 90% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया एवं जो प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लाए उनको भी सम्मानित किया गया। जी प्रियंका। चलिए, शुक्रिया सुरेश इस सारी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और अपराध के रोकथाम के लिए लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान हासिल किया उनको सम्मानित किया गया और वो बच्चे जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स में 90% से अधिक अंक हासिल किए उनको भी सम्मानित किया गया। सिरोही स्थापना दिवस समारोह को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने कलेक्ट्रेट के आत्मा सभागार भवन में सर्वे समाज के लोगों के साथ विभिन्न एनजीओ के पदाधिकारियों की बैठक की। इस बैठक में कलेक्टर ने सिरोही स्थापना महोत्सव समारोह को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा बताई और वहीं पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने कहा कि 21 अप्रैल को शाम को दीपमाला से कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा, जो कि 23 अप्रैल तक 3 दिन सिरोही जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर जिला कलेक्टर ने सर्व समाज को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित पत्रिका देते हुए आमंत्रित किया और वहीं पर उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मौजूद रहे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पिछली साल पहली बार सिरोही स्थापना महोत्सव का आयोजन किया गया था और इसमें पूरे जिले वासियों का भरपूर सहयोग हमें मिला था। उसी तर्ज पर इस बार सिरोही महोत्सव का जो आयोजन है वो 21 से 23 अप्रैल के मध्य किया जाएगा और इसमें 3 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे और इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो यह है कि सिरोही का जो इतिहास है उसको लोग जानें और ये जो आयोजन है इस सिरोही के लोगों के लिए है। इसमें विभिन्न जो आकर्षण है वो 21 तारीख को शाम को इसका आगाज़ होगा।
इसमें 21 तारीख को शाम को सांस्कृतिक संध्या होगी, जिसमें लोक बाल कलाकारों द्वारा भी प्रस्तुति दी जाएगी, साथ ही क्लासिकल संगीत व नाट्य भी होगा इसमें। अगले दिन सुबह 22 तारीख को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद में अरविंद पेविलियन पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं और विभिन्न प्रकार के आयोजन इसमें होंगे। और इसमें हमारा ये फोकस रहेगा कि सिरोही के इतिहास पर भी एक स्पेसिफिक प्रदर्शनी वहाँ पर रखी जाएगी। 22 तारीख को शाम को सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम होगा, जिसमें स्थानीय जो हमारे प्रतिभाएं हैं सिरोही की, उनके द्वारा भी प्रस्तुति दी जाएगी। उसके अलावा लोक कलाकार हैं जो डेजर्ट सिम्फनी, हमारे मांगणियार कलाकार हैं, उनके द्वारा डेजर्ट सिम्फनी की प्रस्तुति दी जाएगी और बॉलीवुड संगीत स्वागत राठौड़ जी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसी तरीके से 23 तारीख को रन फॉर सिरोही का आयोजन किया जाएगा और विभिन्न प्रतियोगिताएं अरविंद पेविलियन में आयोजित की जाएगी। 23 तारीख को शाम को डॉक्टर कुमार विश्वास जी द्वारा काव्य पाठ किया जाएगा। इसके अलावा 22 तारीख को वर्ल्ड अर्थ डे भी है, तो उस दिन लवकुश वाटिका में बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं की जाएगी। इस मौके पर मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त जो सिरोही वासी हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप सभी इस आयोजन का हिस्सा बनाएं और आप लोगों के सहयोग से ही ये आयोजन सफल होगा। ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही है, तो इसलिए आप सभी सहपरिवार पधारें। खास करके सिरोही के जो लोग बाहर रहते हैं, जो प्रवासी सिरोही हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें। 22 और 23 तारीख को शनिवार और संडे भी है, तो आप समय निकाल कर जरूर पधारें, ताकि हम सब मिलकर सिरोही को पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान के टूरिज्म मैप पे भी ला पाएँ और नेशनल लेवल पे भी सिरोही को लोग जानें। ये हमारा प्रयास रहेगा। मगन प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके, इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। मगन प्रजापति, यहाँ पे सिरोही स्थापना महोत्सव का आयोजन हो रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहेगा और उसके साथ साथ व्यवस्थाएं क्या है और संदेश देने की क्या कोशिश होगी? जी, आपने सही कहा कि जिस तरह के सिरोही स्थापना महोत्सव को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिला प्रशासन में पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इस आयोजित कार्यक्रम को लेकर आज यहाँ जिला कलेक्टर के आत्मा सगर में एक बैठक आयोजित की, जहाँ जिला कलेक्टर ने सर्व समाज की बैठक ली और 21 से 23 अप्रैल तक यहाँ 3 दिवसीय आयोजन को लेकर विभिन्न कार्यक्रम होंगे। साथ ही 21 अप्रैल को शाम को यहाँ दीपमाला से कार्यक्रम का आयोजन होगा और 22 अप्रैल को अहिंसा सर्कल के तहत भव्य शोभा का आयोजन भी किया जाएगा और 23 अप्रैल को कवि ख्याति नाम जो कवियां हैं वो उनके द्वारा प्रस्तुति भी दी जाएगी। और मैं प्रियंका ये भी बताता हूँ कि इस आयोजन को लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग पहुंचे थे उनको आमंत्रित पत्रिका देकर उनको यहाँ कार्यक्रम में बुलाने को लेकर यहाँ आमंत्रित भी किया गया है और अधिक से अधिक पूरे जिले की जनता और पूरे आसपास के प्रवासी बंधुओं एवं पूरे जिले भर के जितने भी लोग हैं उनको इस कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर अधिक से अधिक भाग लेने को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर भवन लाल ने भी आह्वान किया। जी प्रियंका। शुक्रिया मगन प्रजापति सारी जानकारी के लिए। उधर धौलपुर जिले के पॉक्सो कोर्ट के बाबू कुलदीप शर्मा ने 10 अप्रैल को 3 वकीलों के खिलाफ निहालगंज थाने में मामला दर्ज करवाया था। वकीलों के खिलाफ दर्ज हुए मामले के बाद कोर्ट खुलते ही अभिभाषक संघ के नेतृत्व में वकीलों ने पॉक्सो कोर्ट के बाहर जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। वकील कोर्ट परिसर में जुलूस निकालकर पॉक्सो कोर्ट के बाहर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मजिस्ट्रेट और बाबू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि 10 अप्रैल को 3 वकीलों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया था और थाने में मामला दर्ज होने से नाराज वकीलों की शिकायत पर अभिभाषक संघ ने पॉक्सो कोर्ट का बहिष्कार करते हुए बैठक की और बैठक के बाद मजिस्ट्रेट और बाबू के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पूरे कोर्ट परिसर में जुलूस निकाला। 5 अप्रैल 2023 को पॉक्सो कोर्ट में एक कोर्ट के बाबू कुलदीप शर्मा और अधिवक्ताओं के बीच में हल्का विवाद हुआ था। उसको लेकर 10 अप्रैल को पॉक्सो कोर्ट जज साहब ने एक बाबू के माध्यम से थाना निहालगंज में FIR नंबर 149/2023 हमारे अधिवक्ता कमल शर्मा, दाऊदराज शर्मा और हर्षवर्धन शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष है। अधिवक्ताओं ने पॉक्सो कोर्ट के स्थानांतरण, पॉक्सो जज के स्थानांतरण और बाबू के खिलाफ निलंबन की मांग की है और जब तक पॉक्सो कोर्ट का स्थानांतरण नहीं होगा जज साहब का और बाबू को नहीं हटाया जाएगा, जब तक हड़ताल लगातार जारी रहेगी और इस दौरान मात्र पॉक्सो कोर्ट का बहिष्कार है, किसी और सभी कोर्टों में कार्य लगातार जारी है। राकेश गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके, इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। राकेश, यहाँ पर जुलूस निकाला गया है कोर्ट परिसर में, क्या एजेंडा रहा? धौलपुर जिले के पॉक्सो कोर्ट के बाबू कुलदीप शर्मा द्वारा 10 अप्रैल को 3 वकीलों के खिलाफ निहालगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया था। वकीलों के खिलाफ दर्ज हुए मामले के बाद गुरुवार को कोर्ट खोलते ही
संघ के नेतृत्व में वकीलों ने पॉस्को कोर्ट के बाहर जाकर जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और बहुत कुछ हंगामा किया। जुलूस निकालकर पॉस्को कोर्ट के बाहर पहुंचे वकीलों ने जमकर मजिस्ट्रेट और बाबू के खिलाफ नारेबाजी की। 3 वकीलों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज है। इस मामले में बाबू ने वकीलों पर कोर्ट में बाबू को धमकी देने की बात कही है और आगे इनकी चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल, और ऐसे में अगर देखा जाए तो जो ये जुलूस निकाला गया है और ख़ासतौर पर पॉक्सो के बाहर जो ये जुलूस था पूरा देखने को मिला, जिसमें भारी संख्या में जो वकील थे वो भी इकट्ठा रहे पॉक्सो कोर्ट के बाहर, तो ये जो मांगें यहाँ पर की जा रही हैं उन मांगों को लेकर क्या कोई भी सकारात्मक रवैया भी देखने को मिला है? संघ ने गुरुवार सुबह पॉस्को कोर्ट का बहिष्कार करते हुए बैठक के बाद मजिस्ट्रेट और बाबू के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पूरे कोर्ट परिसर में जुलूस निकाला गया था। जहां वकीलों के हंगामे को देखते हुए पूर्व से तैनात पुलिस ने उन्हें कोर्ट में जाने से रोक दिया था, जिसके बाद वकीलों ने कोर्ट के बाहर ही जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। अवकाश संघ ने पूरे मामले में बाबू के निलंबन के साथ मजिस्ट्रेट के तबादला होने का पॉस्को कोर्ट के कार्य का बहिष्कार करने के लिए आदेश दिए। बिल्कुल, मजिस्ट्रेट के खिलाफ यहाँ वकीलों में गुस्सा खास तौर पे नजर आता है, अधिवक्ताओं में गुस्सा खास तौर पे नजर आता है कि वो कितने नाराज हैं मजिस्ट्रेट को लेकर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई बीच का भी रास्ता निकलेगा, क्योंकि इसके चलते अगर ये जुलूस निकलता है या फिर बात आगे तक पहुँचती है तो हानि तो आमजन का ही होगा। ये वकीलों पर जो अत्याचार हुआ था उसके पीछे उन्होंने मजिस्ट्रेट को यहाँ से निलंबित करने की मांग की है और निलंबित करने का आसानी चल रहा है। शुक्रिया राकेश इस सारी जानकारी के लिए। झालावाड़ के कई गांव के खेतों में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं की खेती की नौलाइयों में आग लग गई है और तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। पहले तो लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग अधिक फैलने के कारण दमकल को सूचना दी गई। इस दौरान कई खेतों में ट्यूबवेल्स पर फैले कृषि पाइप सहित कई सामान जलकर राख हो गए। वहीं ग्रामीणों और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका है। उधर बूंदी जिले के बडानिया गांव में बजरी ट्रैक्टर के चालक के साथ रॉयल्टी वालों की मारपीट करने के कारण अस्पताल में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। वहीं नाराज परिजनों ने पुराने NH 12 मार्ग पर शव को रखकर न्याय की गुहार लगाई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मारपीट करके और ट्रैक्टर के नीचे कुचलने के लिए छोड़ दिया, तो मेरे को न्याय चाहिए, मेरे पति की मौत का न्याय चाहिए मेरे को। उन्होंने मारा पिटा हो, अब उनको फांसी होनी चाहिए जिन्होंने ये किया है। किसने मारा पीटा? बजरी वालों ने।
ये क्या कर रहे थे जो मारा? ये घर के काम के लिए बजरी लेके आ रहे थे घर पे, तो इन्होंने रोक लिया। रोकने के बाद उनसे पर्ची मांगी, पर्ची दे दी, उन्होंने निकाल के रोल्टी की, तो इन्होंने फाड़ के फेंक दी। फेंकने के बाद उनको ट्रैक्टर से उतार के बहुत मारा पिटा, फिर ट्रैक्टर के नीचे छोड़ दिया, तो उसको कुचल के निकल गए। फिर इन्होंने उठाया तक नहीं, छोड़ के चल गए वहाँ मरने के लिए। राजस्थान की सरकार बजरी माफिया, भू माफिया, बलात्कार माफिया, भ्रष्टाचार प्रशासन माफियाओं से चल रही है। क्यों राजस्थान सरकार बजरी माफियाओं के खिलाफ जाएगी? बजरी माफिया राजस्थान में हिंडोली नहीं, कई और क्षेत्रों में भी कई सारी घटनाएं, कई सारी मृत्यु बजरी माफियाओं के माध्यम से हो चुकी है। प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अभी तक धरना स्थल पर नहीं आया। क्या हो रहा है राजस्थान सरकार में? कहीं बलात्कार, कहीं हत्याएं। किस प्रकार का एक गरीब व्यक्ति खुद के निजी काम के लिए, मकान के लिए थोड़ी सी बजरी ले जाता है, बजरी माफिया उसको पीट कर उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे मार देते हैं। ये कौन सा प्रशासन है? ये कौन सी सरकार है? फिलहाल लेते हैं, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।